बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 18 जनवरी है और दिन है मंगल का। सुहेल वड़ाई साहब लंदन गए, नवाज शरीफ साहब से उनकी मुलाकातें हुई और लंदन से ही उन्होंने 2 इंटरव्यूज़ दिए। उन 2 इंटरव्यूज़ में उन्होंने क्या क्या इंकशाफात किए, क्या क्या उन्होंने इंपॉर्टेंट बातें की, वो तमाम चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। सुहेल वड़ाई साहब ने सबसे पहले तो शहजाद इकबाल साहब के प्रोग्राम में 15 जनवरी को गुफ्तगू की। जब शहजाद इकबाल साहब ने उनसे पूछा नवाज शरीफ साहब से मुलाकात के हवाले से, उनकी सेहत के हवाले से, तो उस पर सुहेल वड़ाई साहब ने ये कहा कि जब सुहेल वड़ाई साहब वहाँ पर गए तो नून लीग के और कारकुनान भी मौजूद थे और अरबी गोश्त बना हुआ था, पुलाव बना हुआ था, खीर बनी हुई थी। तो नवाज शरीफ साहब ने ये तमाम चीज़ें खाई हैं। नवाज शरीफ साहब ने अरबी गोश्त भी खाया, पुलाव भी खाया, खीर भी खाई। तो सुहेल वड़ाई साहब कहते हैं उनकी सेहत ठीक है, परफेक्ट है। बहरहाल वो थोड़े से कमज़ोर लग रहे थे। तो उसके बाद अच्छा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऐसे वक्त में सुहेल वड़ाई साहब का ये बयान सामने आया है उनसे मिलने के बाद नवाज शरीफ साहब से, जब पहले यहाँ पर वफाकी हुकूमत उनके खिलाफ जा रही है लाहौर हाई कोर्ट में। अब सुहेल वड़ाई साहब उनसे मिल के आए और जो लोग मिल के आए, नवाज शरीफ साहब खुद वहाँ मीडिया से गुफ्तगू करते हैं बाहर निकल कर। यहाँ पर उनकी पार्टी ये बयान देती है कि जी वो बिल्कुल बीमारी की कोई बात नहीं करते, बल्कि कहते हैं कि यहाँ पर हालात साजगार होंगे, कोई डील शील हो जाएगी तो वो आ जाएंगे, उनकी ज़िंदगी को ख़तरा नहीं होगा तो आ जाएंगे। मरीम नवाज साहब ने कहा था कि क्या मैं उनको बुला के कातलों के हवाले कर दूं, आज आप उनकी ज़िंदगी की ज़मानत दें, मैं उनको वापस बुला लेती हूं। उनके वकील ने अदालत में कहा था कि जनाब आप नवाज शरीफ साहब जो है उनकी गारंटी दे दें, गिरफ्तार नहीं होंगे तो उनको वापस बुला लेते हैं। तो ये तो तय हो गया कि वो बीमार शिमार कोई नहीं है। दूसरे नंबर पर सुहेल वड़ाई साहब ने कहा कि नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि उन्होंने एक सर्जरी करानी है और उसके बाद वो पाकिस्तान आएंगे। अच्छा, इसमें ये समझ नहीं आती कि सर्जरी तो उनकी होनी थी, आज से 25 माह पहले ये कहा गया था कि सर्जरी है। 25-26 माह में अल्लाह ताला माफ़ करे, ये कौन सी ऐसी सर्जरी है जिसको डिले 25-26 माह तक किया जा सकता है। जितना क्रिटिकल उनकी सूरत हाल बताई गई थी, जो उनकी तबीयत बताई गई थी, उसके मुताबिक तो उनकी फ़ौरन सर्जरी वहाँ पर होनी थी। बताया गया कोविड है, हॉस्पिटल बंद है, हालांकि हॉस्पिटल तो कोविड में खुले हुए थे। लेकिन अब फिर एक बार सर्जरी की बातें होने लग गई हैं। जब से वफाकी हुकूमत ने कहा है लाहौर हाई कोर्ट हम जा रहे हैं, तो फिर सर्जरी की बातें होने लग गई हैं कि सर्जरी करवानी है मियाँ साहब ने। और फिर समझ नहीं आती कि 70 साल उनकी उम्र है, 70 साल से ज़्यादा, और वो वहाँ पे कारकुनान से भी मिल रहे हैं। कोरोना का कोई मसला नहीं है, मास्क वो ठीक तरह पहनते नहीं है, अक्सर तो मास्क पहनते नहीं है। और एक ऐसा मरीज़ जिसके बारे में यहाँ बताया गया था कि वो बहुत क्रिटिकल है, और वो वहाँ पे जाके, जहाँ पे सबसे ज़्यादा दुनिया में जहाँ पे कोविड फैला उनमें से एक यूके है, और वहाँ पे वो मास्क नहीं लगाते। कभी वो बाहर फिरने चले जाते हैं, कभी वो बर्गर खाने चले जाते हैं, कभी कॉफ़ी पीने चले जाते हैं, कभी कारकुनान से मिल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। तो बीमार शख्स तो इस तरह से नहीं मिलता, और वो भी कोविड के दिनों में। उसके बाद सुहेल वड़ाई साहब कहते हैं कि ये उन्होंने बात एक वहाँ पे एक उनका क्लिप भी आया था, उसमें भी कही, उन्होंने इन 2 प्रोग्राम्स में भी की कि जनवरी वाली बात उनको ठीक नहीं लगती कि नवाज शरीफ साहब जनवरी में वापस आ रहे हैं। अगले 2-3 माह तो उनको बकौल उनके नवाज शरीफ साहब वापस आते हुए नज़र नहीं आ रहे। असदुल्ला खान साहब ने कल एक वीडियो की कि असदुल्ला खान साहब के कुछ दोस्त हैं वहाँ पर लंदन में जो जर्नलिस्ट हैं, उनके मुताबिक नवाज शरीफ साहब ने अब ये कहना शुरू किया हुआ है कि वो 10 मार्च को पाकिस्तान वापस आएंगे। अच्छा, पहले एक सहाफ़ी ने खबर दी कि 23 मार्च को नवाज शरीफ लाहौर पहुंचेंगे और लाहौर से रैली की क़यादत करते हुए इस्लामाबाद आएंगे। ये इसलिए मसला ये होता है कि जब आप एजेंडे पे खबर देते हैं, जब आप शरीफ ख़ानदान के हाथ में इस्तेमाल होते हैं, तो फिर आप वही ब्लंडर करते हैं जो अंसार अब्बासी साहब ने किया। अब वो जिस सहाफ़ी ने यह खबर दी कि नवाज शरीफ 23 मार्च को लाहौर उतरेंगे और लीड करते हुए आएंगे इस्लामाबाद, अब उस सहाफ़ी की अकल का अंदाज़ा आप यहीं से लगा लें। उसकी कॉमन सेंस भी उसके अंदर नहीं है। वो जो अजमत से शेख साहब कहा करते थे कि एवरेज IQ लेवल भी उनका होता, तो उनको पता होता कि नवाज शरीफ साहब जैसे ही वहाँ पहुँचेंगे एयरपोर्ट पर, तो उनको जहाज़ के अंदर से गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मुमकिन ही नहीं है कि वो एयरपोर्ट से भी बाहर आ पाएँ, क्योंकि वो इश्तिहारी हैं, वो मफरूर हैं, पाकिस्तान के इदारों को मतलूब है, भागे हुए यहाँ से, कई अदालतों से वो इश्तिहारी हैं, मफरूर हैं, तो वो उनका मुमकिन ही नहीं है। लेकिन ज़ाहिर है एजेंडा होता है, खुश करना होता है शरीफ खानदान को। उन्होंने खुश कर दिया कि जनाब वो वहाँ से लीड करते हुए आएंगे इस्लामाबाद तक, हालांकि मुमकिन ही नहीं है। तो ये आ गया जनाब। सुहेल वड़ाई साहब ने कहा कि फिर सवाल किया शहजाद इकबाल साहब ने कि नवाज शरीफ साहब खुद आएंगे या उनको लाया जाएगा। तो इस पर उन्होंने कहा कि वो अल्ताफ हुसैन को पाकिस्तान नहीं ला सका, तो नवाज शरीफ को लाना मुश्किल है, और जब भी वो खुद आना चाहेंगे तो वो आएंगे। मेरा यहाँ पे छोटा सा ज़ाहिर है मेरी तो इतनी औकात नहीं है, सुहेल वड़ाई साहब बड़ा नाम है, लेकिन मैं कई बार अपनी वीडियोज़ में कह चुका हूँ, एक बार फिर कह रहा हूँ कि नवाज शरीफ साहब अपनी ज़िंदगी में पाकिस्तान वापस जाने के लिए नहीं गए, पाकिस्तान वापस आने के लिए पाकिस्तान से नहीं गए। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में पाकिस्तान वापस नहीं आना। अल्लाह ताला ने लंबी ज़िंदगी दी, लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी में नहीं आना। वो 2 ही सूरतों में आएंगे, या तो उनको वहाँ से निकाल दिया जाए या पाकिस्तान उनको गिरफ्तार करके यहाँ पर ले आए, इससे के अलावा नहीं है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है
कि जब उनको लगे कि अब उनको वहां से डिपोर्ट करने लगे हैं और पहले उनको पता चल जाए और वो हीरो बनकर आ जाए, या उनको ये लगे कि पाकिस्तान का कोई ऐसा मुआहदा हो गया है कि अब उनका वहां पे उनको किसी वक्त डिपोर्ट कर दिया जाएगा, तब वो खुद इनकलाबी बन के आ जाए तो आ जाए। खुद उन्होंने अपनी मर्जी से यहां पर जेल काटने के लिए नहीं आना। उसके बाद उन्होंने सवाल किया शहजाद इकबाल साहब ने कि क्या नवाज शरीफ जहन बना चुके हैं उस तब्दीली के लिए। तो फिर उन्होंने कहा कि सुहेल वड़ाई साहब ने यहाँ पे भी कहा और आगे तो फिर नसीम ज़ाहरा साहब के प्रोग्राम में तो कैटेगोरिकल कहा कि नवाज शरीफ इससे बहुत आगे की बात कर रहे हैं। और नवाज शरीफ की बातों से बकौल उनके ये पॉइंट यहीं पर आपको बता दूं, ये तीसरा बड़ा ये इंकशाफ है कि उनके मुताबिक, सुहेल वड़ाई साहब के मुताबिक, नवाज शरीफ साहब की मामला तय हो गए हैं, यानी फौज के साथ मामला तय हो गए हैं, अदम एतमाद हो रहा है बकौल सुहेल वड़ाई साहब के, और साथ ही हुकूमत भी नून लीग की बन रही है बकौल सुहेल वड़ाई साहब के। अब नवाज शरीफ साहब ये नहीं डिस्कस कर रहे कि अदम एतमाद होना या नहीं होना, वो तो तय हो गया कि होना है बकौल सुहेल वड़ाई साहब की। हुकूमत भी नवाज नून लीग की बननी है, ये तय हो गया है बकौल सुहेल वड़ाई साहब के। लेकिन असल में मैं ऐसा परेशान ये है कि आगे सिविल सुप्रीमेसी होगी या नहीं होगी, फौज मुदाखलत करेगी या नहीं करेगी। यहाँ पर मैं छोटी सी गुस्ताखी करना चाहूँगा। वैसे तो मैं, आपको पता ही है, जो रेगुलर सुनते हैं, कभी किसी खबर को चैलेंज नहीं करता कि जब को खबर दे उसको मैं चैलेंज नहीं करता जब तक काउंटर मेरे पास कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस ना हो। हाँ, एनालिसिस मैं कर सकता हूँ, और जब उसकी खबर झूठी साबित हो जाती है फिर मैं कहता हूँ इसने ये खबर दी थी, अब ये झूठी साबित हो गई है। अच्छा, जो नवाज शरीफ फौज से डील किए बैठा है, जो फौज से डील करके इक़्तिदार में आ रहा है, वो नवाज शरीफ परेशान है बकौल सुहेल वड़ाई साहब के कि बाद में सिविल सुप्रीमेसी होगी या नहीं होगी। नवाज शरीफ, तो मैं हैरान हूं कि जो नवाज शरीफ फौज की मदद से आ रहा है वापस बकौल सुहेल वड़ाई साहब के, उसको इक़्तिदार भी मिल रहा है, लेकिन वो आगे परेशान है कि सिविल सुप्रीमेसी होगी या नहीं होगी। भाई, जो बंदा आई डील की बुनियाद पर आया है, जिसने पीडीएम बनाई, तबाह हो गई, बर्बाद हो गई, उसने तमाम चीजें करके देख ली, पार्लियामेंट के अंदर भी नाकाम हो गया, पार्लियामेंट के बाहर भी नाकाम हो गया, अदालतों से भी अभी तक उसको ऐसा रिलीफ नहीं मिला। सिर्फ वो, यानी सजाएं तो खत्म नहीं हुई ना, तायात नाइली भी खत्म नहीं हुई, सजाएं भी खत्म नहीं हुई, सिर्फ ये जरूर हुआ लाहौर एक कोर्ट ने 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर उनको भेज दिया, वरना उनको मिला कुछ नहीं है। तो पीडीएम में उन्होंने फौज को धमकियां देके भी देख लिया, पीडीएम बना के देख ली, जल्द से रैलियां सब कुछ करके देख लिया, कुछ नहीं मिला। तो अब जब वो आई फौज से डील करके रहे तो फिर सिविल सुप्रीमेसी कहां की? जो आई फौज की बैसाखियों पे रहा है बकौल सुहेल वड़ाई साहब के, तो वो फौज के सोच रहा है कि सिविल सुप्रीमेसी होगी नहीं होगी। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं कि सुहेल वड़ाई साहब के असल में इसी पे नवाज शरीफ देख रहे हैं कि जो उनकी वोट की इज्जत की बात है, और जब हुकूमत मिल जाएगी तो फिर ये किस तरह से यकीनी होगा कि वोट को इज्जत दी जाएगी और सिविल सुप्रीमेसी होगी। तो इसके लिए नवाज शरीफ देख रहे हैं कि कोई चार्टर होगा, कोई अंडरस्टैंडिंग होगी। तो यही बात नवाज शरीफ जो है वो हर अपने मुलाकात करने वाले मुलाकाती से पूछते हैं। तो वो कहते हैं कि लगता है कि नवाज शरीफ को अदम एतमाद और जनरल इलेक्शन के हवाले से कुछ ना कुछ इंश्योरेंस मिल चुकी है। तो फिर सवाल किया शहजाद इकबाल साहब ने कि क्या वो चौथी बार खुद वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि सुहेल वड़ाई साहब ने बड़ी मियाँ साहब की तारीफ की। उन्होंने कहा मियाँ साहब कहते हैं कि मेरी ज़ात की बात ना करें, मैं पाकिस्तान के लिए फिक्रमंद हूँ। वो नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के लिए बहुत परेशान है, बहुत संजीदा है पाकिस्तान के लिए। मियाँ साहब कहते हैं छोड़े मेरे इक़्तिदार को, मुझे कोई मसला नहीं है, मैं 3 बार वज़ीर-ए-आज़म बन के बस ख़त्म, मुझे मसला नहीं है। पाकिस्तान के लिए मियाँ साहब बहुत परेशान है, बहुत परेशान है मियाँ साहब। अल्लाह ताला अपना करम करे, इतने परेशान है तो आ जाए मियाँ साहब। अच्छा, अब जी उसके बाद उनसे सवाल किया शहजाद इकबाल साहब ने कि क्या नवाज शरीफ बातचीत के लिए तैयार हैं या वोट को इज्जत दो की तहरीक के जरिए ही वो इक़्तिदार में आना चाहते हैं। यानी क्योंकि नवाज शरीफ तो खुद कह चुके हैं कि अब फौज से बात नहीं होगी, किसी से कोई बात नहीं होगी। नवाज शरीफ ने अपनी पार्टी को कहा कि अब फौज से कोई बात नहीं करेगा, कोई मुलाकात नहीं करेगा। तो क्या वो बातचीत के लिए तैयार है या वोट को इज्जत दो की तरीके से पावर में आना चाहते हैं। तो सुहेल वड़ाई साहब ने कहा कि उनके दरवाजे खुले हैं, वो बातचीत के लिए तैयार है। और जिस तरह से सुहेल वड़ाई साहब ने बताया उसके मुताबिक तो उनकी डील हो ही चुकी है। तो फिर ये तो सवाल ही रेलिवेंट हो गया कि वो बात करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। बकौल सुहेल वड़ाई साहब के तो मामला तय है, लेकिन सुहेल वड़ाई साहब की इस खबर को तो मैं चैलेंज नहीं कर रहा, मैंने अपना एनालिसिस आपके सामने रखा है। मुझे ना तो अदम एतमाद होता हुआ नजर आ रहा है, ना मुझे नवाज शरीफ वापस आते हुए नजर आ रहे हैं, ना मुझे नवाज शरीफ को इक़्तिदार मिलता हुआ नजर आ रहा है। अलबत्ता मैं सुहेल वड़ाई साहब की पुरानी चीज़ें कुछ निकालूंगा कि इनके कौन कौन से तजिए थे, जो दावे थे जो गलत साबित हो चुके हैं। उसके बाद नसीम ज़ाहरा साहबा के प्रोग्राम में 17 जनवरी को बात की सुहेल वड़ाई साहब ने, यानी कल। तो सुहेल वड़ाई साहब कहते हैं कि पस पर्दा कुछ ना कुछ तो बात होती है, और नवाज शरीफ को 2 यकीन दहानियाँ तो हो गई हैं। एक अदम एतमाद कि अदम एतमाद होगा और फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे। फिर नसीम ज़ाहरा साहब ने कहा कि ये बताएं कि इत्तेहादी तो इस्टेब्लिशमेंट के बगैर नहीं छोड़ेंगे इमरान खान को। तो
फिर ये कैसे होगा? तो सोहेल बड़ाई साहब ने कहा कि बात वहाँ से आगे निकल गई है, नवाज शरीफ हुकूमत बनने के बाद की बात कर रहे हैं कि क्या उनको फ्री काम करने दिया जाएगा, और लगता है कि उनकी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। लेकिन वो ये जो कहा जा रहा है कि 2-3 माह में वापस आ रहे हैं, वो तो नहीं आ रहे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि कोरोना के बाद ये कोरोना कम होगा तो उनका ऑपरेट है और उसके बाद ही वो आएंगे। फिर नसीम ज़ारा साहब ने कहा कि ये होगा तो फिर एस्टैब्लिशमेंट की मदद से ना, अदम एतमाद, तो उसके बाद कौन होगा आगे? मरियम होंगी, शहबाज शरीफ होंगे, कौन लीड करेगा, आगे क्या होगा? इस पर सोहेल बड़ाई साहब कहते हैं कि उन्होंने मेरे सामने भी बात की शहबाज शरीफ से 15-20 मिनट, तो दोनों भाइयों में कोई इख्तिलाफ नहीं है। नवाज शरीफ ने ये कहा है कि आप मुझे समझ लें कि मेरा एक सख्त मौक़िफ़ है, उनकी तरह नरम मौक़िफ़ है, मेरा और हिकमत अमली है, उनकी और हिकमत अमली है, मुझे आप बैड कॉप कह लें, उनका गुड कॉप कह लें, तो यही है। तो वो कहते हैं कि नवाज शरीफ बार बार दो ही बातें करते हैं, दो बातें करते हैं, अदम एतमाद और इलेक्शन के बाद क्या होगा, क्या हमारे पास इख्तियार होगा या नहीं होगा। तो फिर उन्होंने कहा कि मैंने उनसे पूछा कि आर्मी चीफ को एक्सटेंशन मजीद देने की बात हो रही है, तो इस पे आप क्या कहते हैं? तो उन्होंने कहा ये जब मसला अभी तक तो मेरे सामने नहीं आया, आएगा तो फिर अभी तो ये मसला मेरे सामने नहीं आया और किसी ने मुझसे बात नहीं की। तो कहते हैं कि मैंने नवाज शरीफ को कहा कि पहले भी तो आपने एक्सटेंशन दी थी, तो वो कहते हैं कि मैं उस वक्त बीमार था, मैंने कहा आप लोग देख लें। मुझे उस वक्त कहा गया था कि जनरल बाजवा और इमरान खान में क्लैश होगा अगर हम जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के कानून में वोट दे देते हैं, तो हमने वोट दे दिया, तो वो अंदाज़ा गलत साबित हुआ। अच्छा, फिर उनसे पूछा गया कि क्या नवाज शरीफ कोई कौमी हुकूमत के हक में? उन्होंने कहा नवाज शरीफ कौमी हुकूमत की नहीं, अबूरी हुकूमत की बात कर रहे हैं। और फिर उन्होंने कहा कि जो नून लीग के 4-5 लोग जिनकी फवाद चौधरी बात कर रहे हैं कि उन्होंने जाके कहा कि हमें हमारे बारे में सोचें, वो ये तो नहीं है कि वो नवाज शरीफ की जगह खुद ये कहें कि हम आना चाहते हैं, अलबत्ता वो इस्टेब्लिशमेंट के बहुत फेवरेट हैं बकौल सोहेल बड़ाई साहब के। और वो सोहेल बड़ाई साहब कहते हैं कि बहरहाल नवाज शरीफ को ये यकीन दहानी करा दी गई है कि जनाब अगला इलेक्शन जो है वो शफाफ होगा। और अब जो है वो नवाज शरीफ साहब, एक तो मरियम नवाज साहब को आप सुन चुके हैं कि उन्होंने कहा है कि कुछ भी करना पड़े लेकिन इमरान खान को हटाया जाए, यानी वो भी ज़हनी तौर पर तैयार हो गई हैं, थक गई हैं, वोट को इज्जत हो की बयानी से दस्तबरदार हो चुकी हैं कि उन्हें पता चल गया है कि ना अवाम ने उनको कोई उस तरह से सपोर्ट दिया है कि वो अवाम के बलबूते पर आ सकें, ना PDM कोई इदारों को दबाव में ला सकी है, ना उन्हें कोई और उम्मीद है। अब उनको वाहिद आसरा उम्मीद जो है वो फ़ौज की है कि फ़ौज के पाँव पकड़कर, फ़ौज की मिन्नत तरला करके, फ़ौज से डील करके, जो कि अभी तक नहीं है ऐसी कोई सूरत हाल हमारे सामने। तो वो ये समझते हैं कि ये चीज़ें करके और इन लोगों के इक़्तिदार मिल जाए। बाकी खुफिया ये कहते थे मुलाकातें नहीं करेंगे, अब सोहेल बड़ाई साहब जो कह रहे हैं कि चीज़ें हो गई हैं तो मुलाकातें हुई हैं, तो फिर मामला बकौल उनके तय हुए हैं। तो मेरा अभी तक ये ख्याल है कि अगर नवाज शरीफ साहब ये समझते हैं कि अवाम उनके साथ है तो उनको ये डीलों शीलों की ज़रूरत नहीं थी। मेरा अभी भी मेरा एनालिसिस यह है, मेरी खबर नहीं है कि कोई डील नहीं है, कोई डील नहीं है नवाज शरीफ के लिए। और कोई मुझे नहीं लग रहा कि अदम एतमाद आ रही है, इमरान खान को घर भेजा जा रहा है और कोई इंटरम सेटअप बना के और नवाज शरीफ को लाया जा रहा है। मैं बड़ी तफसील से बात कर चुका हूँ एमरजेंसी के ऊपर, सदारती निज़ाम के ऊपर, मौजूदा निज़ाम के हवाले से। वो उन बातों पे मैं कायम हूँ कि इस पे सवाल है कि ये निज़ाम चल सकता है नहीं चल सकता, क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन ऐसी चीज़ मुझे नज़र नहीं आ रही कि कोई ऐसे हालात खुदा न खास्ता आ गए हैं कि मियाँ साहब को कहा जाए कि मियाँ साहब आएँ और मुल्क संभालें और आपके बगैर मुल्क नहीं चल रहा। ऐसी चीज़ मुझे बिल्कुल नज़र नहीं आ रही। और मियाँ साहब को इक़्तिदार देने का मतलब वही है जैसे पहले 2013 में उनको इक़्तिदार दिया गया था, तो फिर उन्होंने क्या किया? डॉन लीग्स आपके सामने है, डॉन लीग्स 2 आपके सामने है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में मीडिया सेल बना के फ़ौज को गालियाँ दी जाती थी, फ़ौज के खिलाफ ट्रेंड बनाए जाते थे, मोदी से ढके छुपे मुलाकातें की जाती थी, मोदी से बातें की जाती थी, कश्मीरियों के जो वहाँ पे हुर्रियत रहनुमा हैं उनसे मुलाकातें नहीं करते थे और प्यार की पींगे इस तरह से बढ़ाते थे। बाहर जाके मोदी को फ़ोन करते थे कि पाकिस्तान की फ़ौज को ना पता चले, बाहर जाकर मुलाकातें करते थे, पाकिस्तान की फ़ौज के गिले करते थे, शिकवे करते थे, फ़ौज को कमज़ोर करने की कोशिश करते थे। तो ISI के हवाले से प्रोपेगेंडा और ये सारी चीज़ें करते थे और इनकी बेटी भी इसमें शामिल थी। उन लोगों को नवाजते थे जो फ़ौज के ऊपर हमले करते थे। तो ये सारी चीज़ें ज़ाहिर है फ़ौज की यादाश्त इतनी कमज़ोर नहीं है, फ़ौज को याद ही है। तो ये बहरहाल सोहेल बड़ाई साहब की इंकशाफात हैं, उनकी बातचीत है जो मैंने आपके सामने रखी है, जहाँ पे पहले इतना अर्सा गुजर गया और बहुत बड़े बड़े लोगों के तजिए तबसरे इंकशाफात झूठे साबित हो चुके हैं। तो कुछ अर्सा इनका भी देख लेते हैं सोहेल बड़ाई साहब का भी कि किस हद तक चीज़ें दुरुस्त या गलत साबित होती हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लगनी हम सब काम ही नासरू। अल्लाह हाफ़िज़।